तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट। तो प्रोफेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है चिल्ड्रन, कि हम कुछ गुड्स नहीं बेचेंगे, हम सर्विसेज देंगे। बट यहां पे सर्विस मोटिव का मतलब ये मत समझिएगा दैट इट इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, इट इज नॉट अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग, इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। So if you have set up a hospital named as Medanta, अब मेदांता जो है वो तो बिजनेस कर रहा है, बट वहां पे उन्होंने डॉक्टर्स को हायर किया हुआ है, एंड डॉक्टर्स डू नॉट सेल एनी कमोडिटी, रादर दे सेल देयर सर्विसेज। तो मेदांता इज नॉट अ प्रोफेशन, बट द पर्सन whosoever is called as a doctor, he is called as a professional person. Is that clear? Is that clear? अब मेदांता को मैनेज एकदम वैसे ही किया जाता है जैसे इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स को मैनेज किया जाता है। ये काम वो तब कर पाए जब उनको कोई डॉक्टर मिला जिसने बताया कि भाई हम कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। तो नॉर्मली तो जो डॉक्टर होता है वो कुछ नौकर वोकर रख लेता है और नॉर्मली बिजनेस चलता है। मेदांता वालों ने सोचा कि भाई हम अपने बच्चों को एमबीबीएस तो करा नहीं पाए, तो हम हॉस्पिटल कैसे चलाएंगे। तो उन्होंने डॉक्टर त्रेण को पकड़ा जो इंडिया के टॉप मोस्ट हार्ट सर्जन है, और उनको बोला कि आप हमारे पार्टनर बन जाइए। डॉक्टर त्रेण जी ने बोला भाई मेरे पास पैसे से नहीं है कुछ भी। अरे पैसे क्या, बस आप नाम दीजिए हमको, हम आपके नाम पे पब्लिसिटी करके पेशेंट्स इकट्ठे करेंगे। तो मेदांता इज मैनेजिंग द हॉस्पिटल सर्विसेज and it is giving services on the same grounds as it is imparted in some foreign hospitals basically. तो वो अपने घर वालों को वहां का सीईओ या डायरेक्टर नहीं बना रहे, प्रोफेसर या डॉक्टर त्रिहण जो हैं उन्होंने उनको वहां का सीईओ बना दिया। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीबडी? तो दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल, बट यहां पे हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि मेदांता के जो ओनर्स हैं, हो सकता है उसमें से कोई भी डॉक्टर ना हो, बट उन्होंने हॉस्पिटल चलाने की जो लीडिंग टीम रखी है, जो उन्होंने ब्रेन रखा है अपने पास, दैट इज ऑफ अ प्रोफेशनल डॉक्टर बेसिकली। अंडरस्टूड दिस? चलिए, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चिल्ड्रन, without studying or without having any informal experience children। सर आपने फॉर्मल वर्ड नहीं बोला, मैंने बोला तो विदाउट स्टडिंग तो फॉर्मल हो गया। और विदाउट हैविंग एनी इनफॉर्मल बिजनेस, क्या आप चाय की दुकान पे चाय भी बेच सकते हैं? नो। तो इफ आई टॉक अबाउट मिस्टर मुकेश अंबानी चिल्ड्रन, इन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह शायद की थी, गए थे किसी कॉलेज में एमबीए करने, बट पिताजी ने बीच में ही वापस बुलवा लिया। तो उन्होंने मैनेजमेंट करके सीखा, पढ़ के उतना ज्यादा नहीं सीखा। गौतम अडानी जी का नाम सुना है आपने? और इनकी क्वालिफिकेशन क्या पता है? ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं है। तो इतने बड़े बिजनेसमैन, पैसा तो था ही था, अकल लगा दी साथ में। तो सर हम भी कुछ ऐसा करेंगे। अब इसके लिए किस्मत हर इंसान की इतनी तेज नहीं होती है, तो आप रिस्क ना लें, आप चुप्पे से जाके कुछ पढ़ाई लिखाई कर लें। तो इफ यू हैपन टू स्टडी से सीए और एमबीए और लेटस से कंपनी सेक्रेटरीशिप, या मान लीजिए आपने बीए एलएलबी कर लिया फॉलोड बाय एलएलएम, और उसके बाद आपने पीएचडी कर ली लॉ में, और उसके बाद इंडिया के सबसे बड़े लीगल एडवाइजरी कंपनी ने आपको अपना डायरेक्टर बना दिया। तो अब अगर आपने पढ़ाई लिखाई की ही ना होती, तो क्या आप डायरेक्टर की पोस्ट पे जाके उस लीगल फर्म को मैनेज कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल। तो जिन बिजनेसमैन की आप ग्रेट स्टोरी सुनते हैं चिल्ड्रन, सच्चाई यही है कि उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन है ही नहीं। धीरू भाई अंबानी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बट क्या वो किसी कॉलेज में बीटेक करने एमबीए करने गए? नो। बट यहीं पे आप अगर बात करें सुंदर पिचाई साहब की, तो ही इज फॉर्मली एजुकेटेड। खोपड़े में बात गई, आईटी खड़गपुर से उन्होंने बीटेक किया, फिर वो कौन सी विदेशी यूनिवर्सिटी थी, नाम नहीं याद रहा मेरे को, फ्रॉम देयर ही कंप्लीटेड इज एमबीए बेसिकली। खोपड़े में बात गई, बट इंक्लिनेशन ज्यादा उनका आईटी की तरफ था। तो जब उनको अल्फाबेट कंपनी में जॉब मिला, उन्होंने गूगल के लिए एक सर्च इंजन बनाया। किसी जमाने में माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर ही बच्चों बेस्ट सर्च इंजन पूरी दुनिया में माना जाता था, बट इन्होंने उसके मॉड्यूलेशन को चेक किया और क्रोम नाम का एक सर्च इंजन बना दिया, ब्राउजर बना दिया, और गूगल को लगा काम तो इन्होंने बहुत बढ़िया किया है। तो इन दैट केस उनको फिर अल्फाबेट कंपनी का सीईओ बना दिया गया, जो गूगल को चलाती है बेसिकली। इज दैट क्लियर? तो अब ये क्यों किया? क्योंकि भाई ये पढ़ा लिखा इंसान था। आई रिपीट, ही वाज एन एजुकेटेड पर्सन। अगर पढ़े लिखे ना होते तो क्या गूगल या अल्फाबेट इनको लेता? ठेंगा लेता इनको। समझ में आ गई बात? तो ईदर यू शुड अटेन formal education like this,
सब्यसाची जी का नाम सुना है, जो कपड़ा पर डिजाइन करते हैं? मनीष मल्होत्रा जी का नाम सुना है? ए आर रहमान साहब का नाम सुना है? अब ए आर रहमान जी को बड़े बड़े म्यूजिक शोज वगैरह में बुलाया जाता है, बट क्या उन्होंने कोई सही में लिटरेचर या कहीं से कोर्स किया म्यूजिक का? क्लास 4th पास है, बट उन्होंने जिन गुरुओं के अंडर में चीजें सीखी वो इतनी बढ़िया सीख के इन्वेंट कर ली, इनोवेट कर दी कि दूसरा वैसा कोई बन ही नहीं पाया। तो फॉर्मल एजुकेशन तो उनके पास थी नहीं, बट आज कितनी यूनिवर्सिटीज ने उनको ऑनररी पीएचडी दे दी है। ऑनररी मतलब एक तरह की रिस्पेक्ट, आई रिपीट, एक तरह की रिस्पेक्ट, कि भाई हम मानते हैं कि जो इन्होंने म्यूजिक में काम किया वो शायद कोई पढ़ा लिखा भी म्यूजिक इंडस्ट्री से अगर आता तो वो काम नहीं कर पाता, तो ऑनररी पीएचडी दे दी। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? अब मान ली जैसे मैं हमेशा बोस्ट अप करता हूं अपने लिए कि भाई मेरे चैनल पे आपको 950 से ज्यादा वीडियोस पूरे क्लास 11 12 के सिलेबस के मिल जाएंगे फ्री में पढ़ने के लिए। किसी ने जाके इस बात को पोक दिया यूनाइटेड नेशंस को, यूनिसेफ कह रहा है आपने तो बहुत बढ़िया काम किया है, 1 करोड़ रुपए आपको प्राइज मनी दिया जाता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने मेरे को ऑनररी पीएचडी दे दी कि भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया है। वरना लाइक पढ़ना भी तो चाहे लोग, मेरे वीडियो ठेका कुछ कर लेंगे वहां पे। इज दैट अंडरस्टूड? तो मेनी अ टाइम इट हैपेंस कि इनफॉर्मली एजुकेटेड लोग भी फॉर्मली एजुकेटेड वालों से बहुत आगे चले जाते हैं। आपने वो एनडीटीवी वाले एक आते हैं ना, आपकी अदालत चलाते थे, क्या नाम है उनका? हाँ, रजत शर्मा शायद थे मतलब हैं। तो रजत शर्मा जी, तो क्या उन्होंने कोई मीडिया इंडस्ट्री का कोई कोर्स ऐसा किया जर्नलिज्म का? सिंपल सा हो सकता है बीए वगैरह किया हो, बट इंक्लिनेशन था इंडस्ट्री में, तो वो आज टॉप मोस्ट इंडियन बिजनेस मीडिया की पर्सनालिटी बन गए थ्रू इनफॉर्मल। और कुछ भी बोल लीजिए बच्चों, कितना भी सीए एमबीए कर लीजिए, आइडिया ही तरक्की देगा। चाहे वो सीए करके अप्लाई कर लो, चाहे एमबीए करके, चाहे ये करके। खोपड़े में बात गई। तो मैंने तो जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, वो सिंपल ग्रेजुएट, पढ़ाते पढ़ाते मैंने 3-4 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज और बीएड वगैरह सब अर्न कर लिया। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड माई टीचिंग करियर एज एन इनफॉर्मली एजुकेटेड टीचर। समझ में आ गया? तो जब आप बहुत लोअर स्टेज से स्टार्ट करते हैं, यू डेफिनेटली पोजेस इनफॉर्मल नॉलेज, फिर आप उसको फॉर्मलाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा चैनलाइज हो जाए नॉलेज आपकी। खोपड़े में बात गई। तो बिना ज्ञान के फॉर्मल या इनफॉर्मल, आपकी मम्मी ने कभी भी हो सकता है कोई भी कुकिंग कोर्स ज्वाइन नहीं किया, बट पैशन फॉर कुकिंग था एक, और घर में एक्सपेरिमेंट करते 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 बहुत बढ़िया खाना बनाने लग गई। बात पहुंच गई संजीव कपूर तक, उन्होंने मम्मी को बुला लिया और ताज में सीनियर शेफ एडवाइजर बना दिया आपकी मम्मी को। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए, कुशल जी समझ में आ गया? एथिकल यस सर। कंडक्ट। यस सर। अब ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है चिल्ड्रन? इफ आई टॉक अबाउट बीइंग अ सीए, आपको साइन करना पड़ता है कोड ऑफ कंडक्ट आईसीएआई का। और अगर आप चाहते हैं कि सीए करने के बाद आप सीए जैसा काम ना करें, बल्कि आप एक ट्यूटर या टीचर बन जाएं, काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम आज करते हैं, आपको सीओपी सरेंडर करना पड़ेगा। सीओपी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आप दो दो काम एक साथ नहीं कर सकते। इफ समबडी हैज स्टडीड एलएलबी, समझ में आ रहा है, और उसके बाद वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या लोअर कोर्ट जिसे ट्रिब्यूनल बोलते हैं, इसमें वकालत करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर उनको मान लीजिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या एमिटी यूनिवर्सिटी से कॉल आता है, भाई हमारे यहाँ सीनियर पोजीशन खाली है और हम आपको 2 लाख रुपए महीना देंगे, आप हमारे यहाँ प्रोफेसरशिप ज्वाइन कर लीजिए। अब ये इंसान सोच रहा है पता नहीं मैं केस लड़के इतना कमा पाऊं ना कमा पाऊं, तो चलो मैं प्रोफेसर बन जाता हूं। तो यू गेट एक्चुअली अ लाइसेंस चिल्ड्रन। व्हाट डू यू गेट? लाइसेंस, जिसको हिंदी में सनत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनत। एक तरह का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, लाइसेंस। तो वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और अगर आपने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया और आप उसके बाद भी कोई दूसरा काम कर रहे हैं अदर देन लॉयरशिप, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। गॉट इट क्लियर? तो ये कोड ऑफ कंडक्ट साइन करना पड़ता है। अब यहाँ पे लोग क्या काम करते हैं, वो प्रोफेसरशिप भी निभा रहे हैं और खुद जाके कोर्ट में नहीं बोलेंगे, वो किसी जूनियर को लिखवा देंगे पूरा कि बस जो जो मैं कह रहा हूँ वो लिखते जाओ, ये सामने से काउंटर क्वेश्चन होंगे, ये उसके जवाब लिखना। उनसे ही पैसा कमाते हैं। तो नाम उनका नहीं है, सिर्फ काम है। समझ गए इस बात को? सो सिमिलरली बार काउंसिल ऑफ इंडिया हर स्टेट में होती है, हर स्टेट कोर्ट की होती है, लोअर कोर्ट की होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स के लिए, आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, आईसीएसआई कंपनी सेक्रेटरीज के लिए। समझ में आ गई बात?
ऐसे ही हमारा IRDA है चिल्ड्रन, अब उसका नाम IRDAI हो गया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इफ यू आर एन इंश्योरेंस एजेंट टाइड अप विद अ कंपनी से LIC, तो जब तक आप LIC के एजेंट हैं आप किसी और का प्लान बेच नहीं सकते। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने नाम पे LIC लेते हैं और वाइफ के नाम पे HDFC की मेंबरशिप लेते हैं और दोनों प्लान बेचते हैं। तो प्रैक्टिकली ये गलत है एज सच। तो इसके लिए आपको कोड ऑफ कंडक्ट साइन करना पड़ता है। क्या किसी को परचून की दुकान खोलने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट साइन करना है? नो। तो सिर्फ प्रोफेशनल बनने के लिए यू हैव टू साइन अ कोड ऑफ कंडक्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब आप अगर CA हैं और आप CS भी करना चाहते हो वो भी काम कर सकते हैं। व्हाट इट क्लियर? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब जो उसमें प्रैक्टिसेस बोली गई हैं आप उसको फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कोई इंसान आपके पास आता है और आप CA हैं, कह रहा है मेरे पास 2 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी मतलब कमाया बट उस पर टैक्स नहीं दिया, इसको किसी तरह से वाइट करवा दो। CA कहेगा अरे नेकी और पूछ पूछ, 2 लाख रुपए तो हम ये काम करा देंगे। बट एज पर कोड ऑफ कंडक्ट ये काम कराना गलत है। आप एक डॉक्टर हैं, कोई पेशेंट आया, उसके पास 2 किडनी है, ठीक है, और एक और पेशेंट आया उसके पास भी 2 किडनी है, बट उसमें से बेचारी की एक खराब हो गई है। तो डॉक्टर उसको काउंसिल कर रहा है, कंसोल कर रहा है, मॉरल सुएशन दे रहा है, परेशान ना हो, एक किडनी भी ठीक काम करती है। इसने क्या सोचा, मेरे पास तो दोनों ठीक है। डॉक्टर कह रहा है अगर किडनी इसको लगवानी हो मैं कहीं से अरेंज कर पाऊं तो कितने में लगेगी? डॉक्टर कह रहा है 15 लाख रुपए। कह रहा मेरी बेच दो, 14 लाख में घर ले जाऊंगा। कह रहा हम तो 15 देंगे, 1 लाख का आईफोन खरीदना है ना। समझ में आ गया? क्या डॉक्टर ये काम करेगा? डॉक्टर ये काम नहीं करेगा। मोहल्ले कोई आंटी है, वो अपने पति से बड़ा परेशान है, भगवान से प्रार्थना करती है इसको मौत भी नहीं आती है, और उनके जो कुछ रिश्तेदार है डॉक्टर के जहर दे दे उनको, ये सब हरकतें डॉक्टर नहीं कर सकते। यहीं पे काम आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। बेसिकली इलीगल तो बहुत ऊंची चीज हो गई, उससे एक नीची चीज है अनफेयर, अनसोशल। इलीगल आप किसी चीज को कभी तभी बोलते हैं जब वो इंडियन पीनल कोड के तहत गलत है, एल्स वो इलीगल नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए वो सलमान खान की तरह कोई बकरी भेड़ मार दिया, तो मेनका आंटी चली आएंगे आपके ऊपर केस करने के लिए। तो आपने अनफेयर अनसोशल काम किया है, इलीगल नहीं है। इलीगल उसी को बोलते हैं विच इज बार्ड बाय इंडियन पीनल कोड बेसिकली। तो IPC जो बार्ड है सिर्फ वो इलीगल है। समझ में आ गया? किसी ने मच्छर मार दिया इलीगल थोड़ा हो जाएगा, बट अनफेयर काट नहीं है तो काहे मारे, सर में इंतजार करते उसको कटवाने का। तो इलीगल अलग होता है, अनसोशल अनफेयर अलग होता है। समझ गए इस बात को? पक्का? आपने अपनी कॉपी में आंसर लिखा और बगल वाले दोस्त को दे दिए, इट इज नॉट इलीगल बट इट इज अनफेयर। समझ में आ गया? अब इसके लिए आपको जेल करा दी जाए, हाथ काट दिया जाए आपका? गल्फ में होते तो हाथ काट दिया जाता। चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स। अभी हमने बच्चों ICAI की बात की थी, दिस इज एन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंडिया में जितने भी IAS ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने बच्चों एक प्राइवेटली कंट्रोल्ड एसोसिएशन अपना खुद का बनाया है कि गवर्नमेंट अगर कोई अनड्यू रूल बनाती है, जैसे अभी सरकार कुछ साल पहले पगला गई थी और एक रूल बनाया कि 50 इयर्स प्लस जितने IAS ऑफिसर्स की एज हो चुकी है और लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहे ठीक से, उनको प्री रिटायरमेंट दे देंगे। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। वो काम कर नहीं रहे एक बात है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एसोसिएशन, दे रेज अ कलेक्टिव वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गॉट इट क्लियर? नहीं समझे इस बात को? समझ में गया? ऐसे ही इंडिया में जितनी IITs है बच्चों, इनका एलुमनाई बड़ा स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल आपके भैया IIT रुड़की में पढ़ रहे हैं और उनके दिमाग में कोई आइडिया आया तो उन्होंने एलुमनाई एसोसिएशन के साथ शेयर किया, भाई अब इसको पेटेंट कराने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। बट भैया कह रहे हैं भाई मेरे पास तो 5 लाख नहीं 1 ही लाख है। तो IIT एलुमनाई इतना स्ट्रांग है, कितने बच्चों की फीस भी वो भर देते हैं, अरे सब बड़े बड़े टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। व्हाट इट, वो आपके आइडिया को फंड भी कर सकते हैं, जैसे शार्क टैंक आपने देखा होगा। तो ये लोग भी अपना इस तरह का एसोसिएशन बनाते हैं। मान लीजिए IIT ने कोई रूल बनाया कि 4 इयर्स की बजाय नाउ बीटेक प्रोग्राम विल बी ऑफ 5 इयर्स। तो अगेन IIT के स्टूडेंट्स अपने एलुमनाई के थ्रू बोल सकते हैं कि भाई ये पगला गए हैं, 1 साल फालतू हमको कॉलेज में रोक रहे हैं, हमारी तरक्की रुक जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं चिल्ड्रन। गॉट इट? तो CACS के केस में तो ICAI, ICSI यही सब काम करता है। आपने शायद AICTE का नाम सुना होगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये पूरे कंट्री के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं।
और यूनिवर्सिटी को लाइसेंस कौन देता है चिल्ड्रन? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये एक तरह से फंडिंग करते हैं, आई रिपीट, एक तरह से फंडिंग और लाइसेंस देते हैं यूनिवर्सिटीज को कि आप एज अ यूनिवर्सिटी बनने लायक हो या नहीं। तो मेनी अ टाइम्स इनके भी अपने कोर्सेज होते हैं जो एक्चुअली टीचर्स और प्रोफेसर्स ज्वाइन करते हैं, और एआईसीटी उनको सर्टिफाई करता है। तो अगर कोई एआईसीटीई सर्टिफाइड प्रोफेसर है जिसने जीएसटी का 6 महीने का कोर्स किया है, तो एआईसीटी का सर्टिफिकेट उसको ये अलाउ करता है कि आप किसी भी कॉलेज में जाकर बच्चों को ये ज्ञान दे सकते हैं। फाइन, समझ में आ गई बात? चलिए, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, बिना पढ़े लिखे चिल्ड्रन कैन यू बिकम अ टीचर? नो। तो टीचर बनने के लिए एंट्री कैसे मिलती है? यू शुड बी बीएड। और अगर आपको यूनिवर्सिटी में लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? डी फिल। लंदन की ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये दो दुनिया में ऐसी हैं जो डी फिल दिया करती थी। लंदन आज भी डी फिल देता है, बट बाकी सब यूनिवर्सिटीज पीएचडी देती हैं। एक्चुअली पीएचडी और डी फिल एक ही होता है, सिर्फ लिखने का तरीका फर्क है। पीएचडी इज ऑल्सो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी सब्जेक्ट नहीं, किसी भी चीज में कोई आपने रिसर्च किया, कोई नया आउटकम निकाला आपने, तो आपको डिग्री के बाद, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉमर्स में अगर करना है तो आपको पहले करना पड़ेगा लेटर से बीकॉम या कुछ भी कर लो, देयर आफ्टर एमकॉम भी हो सकता है, एमबीए भी हो सकता है, एमटेक तो नहीं कर सकते बीकॉम के बाद। मान लीजिए आफ्टर बीएससी यू ज्वाइन एमटेक। इसके बाद आपने किसी पर्टिकुलर एरिया पे रिसर्च किया, कुछ नया इनोवेशन दिया, तो आपके नाम के पीछे क्या लग जाएगा बच्चों? डॉक्टर। और आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो किस चीज का मिलेगा? पीएचडी का। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूज्ड टू गिव डीफिल, बट अब ये भी पीएचडी देते हैं, क्योंकि इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज दिया करती थी पीएचडी। ये एक लौती थी जो क्या देती थी? डीफिल। इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोलते थे। तो बच्चों को जब कोई फॉर्म वॉर्म भरना होता था, तो आजकल तो स्क्रॉल डाउन करके क्लिक करते हैं, तो वहां पे डीफिल लिखा हुआ आता ही नहीं था। क्या लिखा हुआ आता था? पीएचडी। बट आपके सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है? डीफिल। वो मिसमैच हो जाता था। तो लोगों ने फिर कंप्लेन करना स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को बोलिए कि वो भी अपनी डिग्री का नाम चेंज कर दें, वो डीफिल की जगह क्या कर दें उसको? पीएचडी। तो सिर्फ नाम का फर्क था, एल्स इट वाज ऑल सेम। जैसे आपने सुना होगा बीटेक एंड बीई। तो अगर आईआईटी है या यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज है और आप 4 ईयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम पढ़ते हैं बच्चों, तो ये क्या हो गया? बीटेक। एआईसीटीई कहता है या तो आईआईटी जेई के एग्जाम के थ्रू आप अपने यहां बच्चों का एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, या आप अपना एंट्रेंस टेस्ट खुद करा लीजिए, औकात है तो। बात समझ में आ रही है? तो जो कॉलेज कहता है हाँ मैं अपना एंट्रेंस टेस्ट खुद कराऊंगा, जैसे वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या बिट्स पिलानी हो गया, तो वहां पे एआईसीटी कहता है कि आपकी डिग्री का नाम क्या होगा? पीई। अगर आप कोर्स अपने हिसाब से चलाएं, अपना खुद टेस्ट पेपर बनाएं, अपना एग्जाम खुद लें, अपने बच्चों को खुद ही एडमिट कर लें, सीट खाली रह गई, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम जीरो असिस्टेंस देंगे, सिर्फ लाइसेंस देंगे। बट अगर हमसे असिस्टेंस चाहिए तो कोर्स हमारा पढ़ाना पड़ेगा, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। और डिग्री कौन सी देंगे आप? बीटेक। तो जस्ट लाइक पीजीडीबीएम और पीजीपी बोले चिल्ड्रन, या एमबीए बोले, तो देयर इज अ डिफरेंस। एमबीए अगर कोई बच्चा कर रहा है तो वो एक ऐसे जगह से कर रहा है जहां पे एंट्रेंस टेस्ट, आई रिपीट एंट्रेंस टेस्ट, लिया गया एआईसीटीए के लेटर से एक्स चैनल से। यहां पे एआईसीटी की जिम्मेदारी होती है कॉलेजेस को स्टूडेंट्स प्रोवाइड करना। आपकी सीट खाली जाएगी, परेशान मत होइए, हम आपको स्टूडेंट दे देंगे रैंक वाइज। अब स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहे तो बात अलग है। पेपर हम बना के देंगे, आप एग्जाम लीजिए, मार्क्स हम ही अलॉट करेंगे, कॉपी हमारे यहाँ चेक होगी, डिग्री भी हम ही देंगे। नेम ऑफ द डिग्री विल बी एमबीए। आईआईएम एंड मेनी अदर कॉलेजेस, इवन आईआईटीज जो आजकल मैनेजमेंट चलाते हैं, ये कह रहे हैं एआईसीटी का जो सिलेबस है वो तो दादाजी के जमाने का है, वर्ल्ड इज फेसिंग डायनेमिक्स, तो हम भाई अपना सिलेबस अपने हिसाब से चलाएंगे। एआईसीटी कह रहा है ठीक है, अपना टेस्ट वेस्ट करा लो, अपना बच्चा खुद एडमिट कर लो, सीट खाली रह जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है, बच्चे आए ना आए, भाड़ में जाए कॉलेज। आई एम कह रहे हैं हम कर लेंगे, परेशान ना होइए। तो आईएएम या आईआईटी चिल्ड्रन फिर एमबीए की डिग्री नहीं देते, क्या देते हैं? पीजीडीबीएम या पीजीपीएम देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ एमबीए, कोई डिग्री में फर्क नहीं होता है।
तो जैसे मैंने सिम्बियोसिस से एमबीए किया, तो मेरी जो डिग्री है इट इज MDBA, मास्टर्स डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. इज दैट क्लियर? तो आई नेवर राइट MBA, बट लेमन स्पीकिंग में इट इज एज गुड एज MBA. तो IIM से या IIT से, या जैसे अपने वाराणसी में एक है SMS वाराणसी कॉलेज है, ये दोनों कोर्सेज चलाते हैं. ये MBA भी चलाते हैं और PGDBM भी चलाते हैं. PGDBM में ये एडमिशन खुद लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम खुद कराते हैं, क्वेश्चन पेपर खुद बनाते हैं, सब कुछ इनका अपना रहता है. Got it clear? बट MBA की डिग्री में एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय AICTE. समझ में आ गया? जैसे आपने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी, 20 नंबर का ये हो गया ASL, इसके मार्क्स बोर्ड की मार्कशीट में आते हैं, ISC में एडेड होते हैं, CBSE में अलग से दिखाए जाते हैं. अब स्कूल एक एलोक्यूशन करवा रहा है और आप उसमें फर्स्ट आ गए, तो वो सर्टिफिकेट स्कूल देगा. वो सर्टिफिकेट कहां माना जाएगा, कहां नहीं माना जाएगा, CBSE से लेना देना नहीं है. बट अगर आप कहें हम मेयो स्कूल से पढ़ के आए हैं, हम दून स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो दुनिया जानेगी भाई ये सर्टिफिकेट भी थोड़ा सा बढ़िया है. बात समझ में आई कि नहीं आई? व्हाट इट क्लियर? तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब समझ गए? पढ़ने कुछ और चले तो बता, बहुत कुछ दिया मैंने आपको. तो जब तक आप पढ़े लिखेंगे नहीं, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. मैं लाख अच्छा पढ़ा लूं, इफ आई हैव टू टेक अ स्कूल जॉब, मेरे को ये वाला प्रोग्राम करना ही करना है. मैं जितना भी अच्छा टैक्सेशन पढ़ ला लूं, ग्रेजुएशन या MCOM के बच्चों को, बट जब तक पागल होके दौड़ूंगा नहीं, PhD की डिग्री नहीं होगी, तब तक क्या मेरा यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी लेगी? ठेंगा लेगी. तो आपकी मम्मी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मेरे को पता है. नहीं आता तो एक बार खिला भी दीजिएगा, ओके. बट क्या मम्मी को ताज वाले अपने यहाँ टेस्टियर का जॉब देंगे? बिल्कुल नहीं. जब तक उनके एम्प्लॉइज ना बोले कि भाई एक पर्सन तो है, डिग्री विग्री कुछ नहीं है, बट अकल सबसे ज्यादा है, हाथ बहुत बढ़िया है, तो उनको हायर कर लिया जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? तो मैनी अ टाइम इट हैपेंस चिल्ड्रन, हम ऐसे लोगों को रिक्रूट करते हैं अपने बिजनेस में जिनके पास ब्रेन तो होता है बट सर्टिफिकेट नहीं होता. और हमें पता है कि भाई अगर उनको ले लेंगे तो हमारा बिजनेस काफी तरक्की करेगा, तो वी हायर देम. किसी यूनिवर्सिटी से जुगाड़ पानी से उनको डिग्री दिलवा दी जाती है. जैसे आपने नाम सुना होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट चिल्ड्रन, ये सेबी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है. जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की दादागिरी फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत आगे बढ़ रही थी, तो सेबी ने सोचा कि डोमिनेशन ना हो जाए, तो उन्होंने NSE के सर्टिफिकेशंस को कैंसिल करके NISM अपना एक इंस्टीट्यूट खोला. 74.5 एकर्स का मुंबई में कैंपस है चिल्ड्रन. किसी जमाने में एक छोटा सा ऐसे लिखते थे एडमिशन हो जाता था. आज मैंडेटरी 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, तब यहां एडमिशन मिलता है. दे सिंपली गिव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस, जो MBA के इक्विवेलेंट नहीं है. बट मैं चैलेंज करता हूं, 20 लाख रुपए से कम का जॉब आपका मिलेगा नहीं. 1 साल का सो कॉल्ड कोर्स होता है. इतना पावरफुल धमाकेदार कोर्स है, इतना ज्ञान इसमें मिल जाता है. आई हैड अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट चित्रांशी नरूला फ्रॉम सेंट मेरीज कॉन्वेंट. 2011-12 की शायद बात है, तो तब NISM ने इंट्रोड्यूस किया था एक कोर्स. तो आई सेड कि भाई अप्लाई करो. एक लखनऊ में ऐसे कंपटीशन हुआ था, फाइनेंस के ऊपर 600 वर्ड का ऐसे लिखना था. 11 जुलाई was the date of admission, और अगले साल 11 जनवरी को 5 लाख रुपए का पैकेज का सर्टिफिकेट हाथ में था. अब एंट्रेंस इतना टफ हो गया कि 2 साल का पहले वर्क लेके आओ, फिर एंट्रेंस एग्जाम कैट के लेवल का, फिर आपका एडमिशन होगा. तो उस समय इनके पास बच्चे नहीं थे. अब काफी बैंक्स इंडिया में चल रहे हैं, अपने सीनियर ऑफिसर्स को यहां भेजते हैं और उनको 6 महीने का कोर्स ये इंस्टीट्यूशन करवाता है, जो चेंजिंग डायनेमिक्स इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस आ रहा है. तो ऐसे फिर काम होता है. तो आपने MBA कर लिया, जॉब मिल गई, अब कंपनी को लग रहा है आप बहुत वैल्यूड एम्प्लॉय हैं, तो आपको जाने तो नहीं देंगे, तो पैसा लगा के आपको यहां से कोर्सेज करवाए जाते हैं. रिसेंटली IIM कोलकाता, मेरा एक फ्रेंड है, शारदा ग्रुप का साउथ इंडिया में हेड है वो, निलय जोशी. तो ही डिड द कोर्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन MBA. तो 15 दिन का प्रोग्राम कैलकाटा IIMS में जाके पढ़ना था, बाकी ऑनलाइन पढ़ाई थी. तो आजकल ऐसी पढ़ाइयां भी बहुत हो चुकी हैं. तो एंट्री आपको तभी मिलेगी जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा. समझ में आ गया? तो सर रतन टाटा जी को भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा? अरे वो तो अब वर्ज ऑफ रिटायरमेंट में है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है पढ़ाई की इंपॉर्टेंस चिल्ड्रन? ज्ञान कितना भी हो, जब तक ठप्पा नहीं है तब तक आपकी वैल्यू 0 है. सो लेट्स सी कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं. तो मैनेजमेंट अगेन फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है बच्चों, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड के टॉप मैनेजर्स की बात करें, ईदर इट बी मिस्टर रतन टाटा, और इट बी मिस्टर मुकेश अंबानी, और इट इज गौतम अडानी चिल्ड्रन,
Do they have any certified MBA or BTech degrees with them? Absolutely not. But जितना अच्छा बिजनेस इन्होंने मैनेज किया, शायद वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लोग भी मैनेज नहीं कर पाए। जेफ बीजोस का नाम सुना होगा आपने, फ्लिपकार्ट का नाम सुना है चिल्ड्रन? दो दोस्त या भाई थे जो वॉर्टन स्कूल में पढ़ने गए थे, वहां पे इनको अमेजोन का मॉडल दिखाया गया, मतलब बताया गया कि अमेजोन ने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया। देयर ओनली दे डिसाइडेड कि हम इंडिया चल के अमेजोन जैसा कुछ करेंगे, एंड दे ओपन फ्लिपकार्ट। बाद में अमेजोन भी जब टपक गया, धंधा पानी उतना बढ़िया चला नहीं, तो लगभग 11,000 करोड़ या 5,000 करोड़ की वैल्यू थी, इन्होंने वॉलमार्ट को अपना धंधा बेच दिया पूरा का पूरा। गॉट इट? तो अगेन दे हैड ब्रेन्स प्लस दे हैड डिग्रीज, तब जाके बिजनेस चला। तो लॉयर बनने के लिए भाई सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, डॉक्टर बनने के लिए भी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। बट अगर आप बनना चाहते हैं नेचुरोथेरेपिस्ट, ये क्या होते हैं सर? ये तो मैं भी हूं, मार कूट के सीधा कर दो बच्चे को। तो नेचुरोथेरेपिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो आप बिना एमबीबीएस किए, बच्चों आई रिपीट, बिना एमबीबीएस किए भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगा सकते हैं। बट आप ऑपरेट नहीं कर सकते किसी को, आप योगा वगैरह करवा सकते हैं, अलाइड मेडिसिन बेसिकली। आप पर्चे पे दवाई नहीं लिख के दे सकते किसी को, पैरासीटामोल खा लो पीसीएम सही हो जाओगे, ये आप काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने साइकोलॉजी में पीएचडी कर ली, आप एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। आप थ्रू काउंसलिंग, आई रिपीट थ्रू काउंसलिंग कंप्लीट कर सकते हैं लोगों का इलाज, बट लोगों को मेडिसिन नहीं दे सकते। तो थेरेपिस्ट में, मतलब साइकोथेरेपिस्ट में और साइकोलॉजिस्ट में ये डिफरेंस है। और जो न्यूरो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास एमबीबीएस एमएसएमडी की डिग्रियां होनी चाहिए। ओके, सो अगेन ये चीज तो मैनेजमेंट में होती नहीं है। इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई पढ़ाई लिखाई करे बगैर तो आप प्रोफेशनल बन ही नहीं सकते, तो ये बात प्रोफेशन में प्रेजेंट है, ये और चलो। बट क्या मुकेश अंबानी को कोई रजिस्ट्रेशन कहीं कराना पड़ा बताने के लिए, साबित करने के लिए कि मैं मैनेजर हूं? नो। सुंदर पिचाई ने भी कोई रजिस्ट्रेशन कहीं पे नहीं कराया। तो तीन में से एक बात बस काम आ रही है, बाकी दो चीजें काम नहीं आ रही हैं, क्योंकि डिग्री होना जरूरी नहीं है मैनेज करने के लिए बिजनेस को। और दूसरा चीज, आप मैनेज करना अच्छा जानते हैं तो आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा, बट आपका कोई रजिस्ट्रेशन कहीं पे नहीं होगा। तो जैसे आर्ट के तीनों पॉइंट्स प्रेजेंट थे, साइंस का सिर्फ एक, तो प्रोफेशन का भी सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो पा रहा है, बाकी के दो प्रेजेंट नहीं हो पा रहे। हाँ यस, नहीं आगे जाके कैसे इंक्लूड होगा? मान लीजिए कि भाई मैं किसी पर्टिकुलर ऑफिस में ज्वाइन करता हूं, टेक एन एग्जांपल दैट एट द एज ऑफ 55, ओके, सम स्कूल सेज कि आप हमारे एकेडमिक एडवाइजरी बोर्ड में आ जाइए। अब मैं कहूंगा भाई मेरे पास एकेडमिक एडवाइजरी बोर्ड में आने के लिए कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। दे सेड इसकी तो कोई क्वालिफिकेशन पूरे इंडिया में नहीं होती है, इट इज ओनली एक्सपीरियंस, आई रिपीट ओनली एक्सपीरियंस। तो जब मेरे पास कोई सर्टिफिकेट होगा तब मैं रजिस्टर कराऊंगा ना, कि मैं अपनी मुंडी काट के दूं तो इसी को रजिस्टर कर लो, या थोड़ा सा केस दान कर दूं इसी को रजिस्टर कर दो, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए व्हाट इट क्लियर? हाँ, आपको मान लीजिए ICAI के बोर्ड ऑफ स्टडीज में रजिस्टर होना है, तो भाई इसके लिए कंपलसरी है यू शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आई बात? तो मैनेजर्स को भी, मतलब मैनेजर वो नॉर्मल मैनेजर नहीं, जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट गुरुज हैं, आपने शिव खेड़ा जी का नाम सुना होगा, आपने विवेक बिंद्रा जी का नाम सुना होगा। तो पहले विवेक बिंद्रा सिर्फ विवेक बिंद्रा लिखते थे, अब वो क्या बन गए? डॉक्टर। कहीं से फर्जी PhD लेके चले आए। इज दैट क्लियर? टोटल अव्वल दर्जे के जोकर हैं बेसिकली, बोलते थोड़ा ठीक ठाक थे। अब उन्होंने क्यों PhD की? क्योंकि आने वाले टाइम पे जब नाम के आगे डॉक्टर लग गया तो लोगों की नजरों में उनकी हैसियत बढ़ गई, और जब डॉक्टर लग गया, ही हैपेंस टू कंप्लीट हिज PhD, तो ऑटोमेटिकली यूजीसी में उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। बट शिव खेड़ा ने शायद आज तक कभी PhD की भी नहीं होगी मान लीजिए, या की तो बहुत देर से की। तो जब तक नहीं की थी PhD तब तक वो डॉक्टर नहीं थे। अब अगर बन भी गए तो अब रजिस्टर हुए हैं, बट पहले वो रजिस्टर नहीं थे। बाबा रामदेव का नाम सुना होगा आपने, इतना योगा गुरु उनको बुलाता है कि उन्होंने योगा में PhD की हुई है? कोई PhD नहीं की है। तो नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर बाबा रामदेव। समझ गए? सो डॉक्टर बनना है तो रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। समझ में आ गया? आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। लॉयर बनना है, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। टीचर बनना है तो बीएड करना इज मैंडेटरी। बट मैनेजर बनने के लिए किसी भी मैनेजमेंट में रजिस्ट्रेशन कोई मैंडेटरी है नहीं। यू कैन मैनेज योर बिजनेस, यू कैन मैनेज समबडी एल्सेस बिजनेस। ओके,
नॉट सब्जेक्ट टू एनी फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट। डॉक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो अपने पेशेंट के जो भी बातें हैं वो दूसरे से डिस्क्लोज नहीं करेगा। वकील भी अपने क्लाइंट की बातों को किसी दूसरे से डिस्क्लोज नहीं करेगा। गॉट इट क्लियर? बट मैनेजर के साथ ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन साइन नहीं होता। बट ऑब्वियस सी बात है, जिस बिजनेस को मैनेज कर रहा है, विल ही बी शेयरिंग द सीक्रेट्स विद समबडी एल्स? नो। बट कोई ऐसा रिटन कोड ऑफ कंडक्ट है नहीं। इट इज प्री अज्यूम कि भाई हम अपने सीक्रेट्स किसी को भी बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं। समझ गए इस बात को? यहां तक कोई क्वेरी किसी की तो प्लीज आस्क। चलिए, इज देयर एनी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर अ मैनेजर? नो। एमबीए आजकल लगा दिया जाता है, बट कितने एमबीए ऐसे भी होते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, गूगल करने लग जाएंगे। पोपड़े में बात गई। सर आईएएम वाले भी ऐसे होते हैं। आईएएम वाले एमबीए नहीं होते हैं। एमबीए हर इंस्टीट्यूट से करने के बाद आपके अंदर अकल नहीं आती है। आईएम वाले तो मैक्सिमम लॉन्च करते हैं अपना स्टार्टअप। समझ में आ गया? तो दे आर सुपर इंटेलिजेंट। बट हमारे यहाँ तो एमबीए ऐसे हैं जैसे 10th पास। हिंदुस्तान में भी ये हाल हो गया है, कुछ नहीं मिला खाली पेटे चलो एमबीए कर लें। सो क्या मैनेजमेंट हैंडल करने के लिए, बिजनेस हैंडल करने के लिए कोई खास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन किसी को चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए। ओके, अकल है तो यू कैन बिकम अ गुड मैनेजर। क्या बाबा रामदेव ने एमबीए किया है? कैसे पतंजलि योग पीठ चल रहा है? भाई चल रहा है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर गुड। क्या धीरू भाई अंबानी ने कोई एमबीए किया था? रतन टाटा जी ने कोई एमबीए किया था? मार्क जकरबर्ग ने क्या कोई एमबीए किया है? क्या एलन मस्क ने कोई एमबीए किया है? नॉट एट ऑल। तो सर ये समझ में आ गया, बड़ा आदमी बनने की ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। है ज्यादा पढ़ने की नहीं है ना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तो दे डू नॉट हैव सर्टिफिकेट बट दे हैव आइडिया। तो गौतम अडानी साहब ने एमबीए नहीं किया, किया होता तो पर्सोनल मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट उन्होंने एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होता। बट उनको पता है कि पीएमओ को कैसे मैनेज करना है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? समझ गए? चलिए, प्रॉफिट मोटिव। मैनेजमेंट का मोटिव क्या होता है बच्चों? टू अर्न प्रॉफिट और टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट, सिंपल एज दैट। बट हमने क्या बात की थी? सर्विस मोटिव। क्या बात की थी? सर्विस मोटिव। हम सर्विस तो कर रहे हैं, बट यहां पे सर्विस का मतलब क्या है? नो प्रॉफिट सर्विस और अ प्रॉफिटेबल सर्विस? प्रॉफिटेबल सर्विस। गॉट इट क्लियर? समझ गए? तो ये बात क्लियर हो गई कि मैनेजमेंट वैसे तो प्रोफेशन नहीं है, बट धीरे धीरे ये जितने इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, क्या ये ऑल द टाइम चल रहे हैं अपने ही नेक्स्ट जनरेशन को प्रमोट करते हैं बिजनेस मैनेज करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। दे टेक पीपल फ्रॉम आउटसाइड हु आर मोर एक्सपीरियंस, मोर प्रोफेशनल। तो मान लीजिए आपने एक स्कूल सेटअप किया और आपको प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है चिल्ड्रन। क्या आप प्रिंसिपल अपने घर से बना देंगे किसी को? बहुत बड़ा परिवार है हमारा? नो। आप कहेंगे भाई 20 साल एक्सपीरियंस वाला कोई प्रिंसिपल लेते हैं इंडिया के बढ़िया स्कूल से, वही हमारे स्कूल को ठीक से चला पाएगा। नया आएगा तो उसको 10 साल तो सीखने में लग जाएगा। तो 10 साल तो आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो क्या होगी चिल्ड्रन? जीरो होगी। इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गया भाई? चलिए, so management is becoming a profession as all big companies appoint managers at all the levels. They do not replace their family members. समझ में आ गया? They do not replace, सर यहां तो लिखा है replace. No, they do not replace. वो जूनियर पोजीशंस पे रखते हैं। आई रिपीट, वो जूनियर पोजीशन पे रखते हैं कि इनसे काम सीखो, नहीं तो नेपोटिज्म लग जाएगा। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए इसको झटपट फास्ट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, झटपट पॉइंट्स लिखने चल रहे हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देंगे आपको, फिर इंपॉर्टेंस और चैप्टर का राम राम सब दे। सो एप्लीकेबल एवरीवेयर, मल्टी डायमेंशनल का मतलब इधर द बिजनेस इज स्मॉल, पान की दुकान हो, या कैफे कॉफी डे की एक फ्रेंचाइज चेन हो, एवरीवेयर वी नीड टू यूज गुड, बेटर एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अगर पप्पू चाय वाला अपने नौकर को कम से कम हफ्ते में एक छुट्टी नहीं देगा और उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तबीयत खराब हो गई, पैसे एडवांस नहीं देगा, तो उसके एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? पक्का? तो अभी हमारे यहाँ मेड सर्वेंट आती थी, उसके सो कॉल्ड हस्बैंड ने विजय माल्या वाला एटीट्यूड धारण कर लिया, कहीं बैट वेट करके आया था, हार गया पैसे,
तो आज माई वाइफ की 3,000 रुपये एडवांस दे दीजिए। मैंने कहा अच्छा दे दो। 500-500 रुपये महीना कटवा लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। 3 दिन बोल के गई शादी में जा रहे हो, 5 दिन बाद लौटी। तो वाइफ सेड व्हाट इज दिस न्यूसेंस, कह रही तो शादी में नहीं जा सकते क्या? शी सेड नहीं बिल्कुल जा सकते हो, पूरे महीने शादी में जाओ, फिर तनख्वाह भी कटवा के जाओ अपनी, क्योंकि हमने नौकर रखे हैं अपनी सहूलियत के लिए, खुद नौकरी करने के लिए नहीं रखे हैं। तो जब हम ही को काम करना है तो व्हाई द हेल यू पीपल आर है। तो सो कॉल्ड मीठी मीठी होम्योपैथिक वाली दवाई देती है कि भाई जरूरत पड़ी थी तो वी गेव यू एडवांस ऑल्सो। कह रही हाँ वो तो आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं इसलिए, अब दिल में कितना दर्द था निकल भी रहा था, हमको भी लग रहा है कि हम काम छोड़ ही दें। माय वाइफ सेड हाँ पेमेंट वापस कर दो जो बचा है एडवांस, काम छोड़। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल रहे थे, मतलब अभी 2-3 महीने काम करेंगे। फिर अभी 3 बजे फोन आ गया दिन में, नहीं वो हमसे गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। क्यों सॉरी बोला? क्योंकि फिर एडवांस चाहिए था। तो मैं भाई आज और एडवांस चाहिए था, कह रहे भाभी जी 1,000 जरा और दे दीजिए, बच्चे की स्कूल की फीस जमा करानी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दे दो बेचारे को पढ़ाना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो दैट इज व्हाट चिल्ड्रन, मल्टी डायमेंशनल। कुछ आप नरम तो कुछ वो गरम, कुछ वो गरम तो कुछ आप नरम। कंटिन्यूस प्रोसेस बच्चों, क्या मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा? वन एक्टिविटी गेट्स ओवर, द सेकंड वन इज अबाउट टू स्टार्ट, तो इट इज नेवर एंडिंग। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट डज नॉट कंसर्न विद वन पर्सन, इट इज कंसर्न विद ऑल बेसिकली। डायनेमिक मतलब एटम बम बना दिया, डायनामाइट लगा दिया सर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एक जमाना था, मैंने आपको बताया ना 3 जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थे। तो आपके दादाजी के जमाने में अगर किसी को नौकरी मिलती थी, वो बेचारा मार भी खाता था, उल्टी पुल्टी बातें भी सुनता था, तनख्वाह भी कटवाता था, और फिर उसी एम्प्लॉयर के संरक्षण में काम भी करता था, क्योंकि ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। सेकंड जनरेशन एम्प्लॉयज आ गए, मतलब जो सो कॉल्ड, मान लीजिए मेरे से थोड़ी, आपके पापा से थोड़ी पहले की जनरेशन, मतलब ताऊजी वाली जनरेशन, वहां पे लोग बोलने लगे भाई इज्जत मिलेगी तो काम करेंगे वरना सोचेंगे। तो अब एम्प्लॉयर्स का एटीट्यूड डिफरेंट हो गया कि भाई आप स्लेव्स की तरह अपने एम्प्लॉय को ट्रीट नहीं कर सकते, मार वार नहीं सकते, सुनाना भी एक लेवल पे, ज्यादा नहीं बोल सकते, ज्यादा बोले भाग जाएगा वो। तो ये सेकंड जनरेशन। अब आ गई कौन सी? आप वाली जनरेशन। लॉयल्टी लेवल इज 0। क्यों? दादाजी अरेंज फॉर नेसेसिटीज, पापा अरेंज फॉर कंफर्ट्स, यू आर वर्किंग ओनली फॉर लग्जरीज। बोला नहीं एम्प्लॉयर ने जय माता दी मैं चला, रख लो किसी को, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास जॉब की कमी नहीं है। तो एक मेरे पास इसका वीडियो भी है, ढूंढूंगा दे दूंगा आपको, परेशान मत होइए। लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था, भूल गया था। ठीक है, आज कोशिश करूंगा, अगर याद आ तो भेज दूंगा। राजीव तलरेजा जी का था, जो मैं डायलॉग रिपीट कर रहा हूँ उन्हीं के हैं। ओके, मुंह मेरा डायलॉग उनके हैं, तो बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्पीकर हैं वो भी। तो अब ये जो जनरेशन आ रही है, तो एक उनसे पूछता हूं एंटरप्रेन्योर कि भाई क्या करें, हम ट्रेनिंग दे ही नहीं पाते, एम्प्लॉय आता है 2 साल काम करता है फिर भाग जा, फिर नया रखो। तो कह रहे यस दे वोंट बी फेथफुल एवर, वो अपनी बीवी और बच्चों के फेथफुल नहीं है। समझ में आ गया? शादी तो 3 साल नहीं चलती, उनकी नौकरी क्या चलेगी? तो रीजन इज यही है, रीजन इज दिस ओनली चिल्ड्रन, कि उनको किसी चीज का डर है ही नहीं। हमारा जमाना था पढ़ाई का, हालत खराब हो जाती थी, पास होंगे कि आज का बच्चा फेल हो गया कोई बात नहीं फिर से पढ़ लेंगे। क्यों? वो यूज टू हो चुका है, क्योंकि कभी उसके अंदर ये डर बैठाया ही नहीं गया। इज दैट क्लियर? 2-4 मूवी ने डर खत्म कर दिया आई क्विट लिखकर। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो आज का इंप्लॉय क्या है? टोटल 0 लॉयल पर्सन। एक नौकरी गई, चलो दूसरी, दूसरी गई तो तीसरी। इसीलिए आपको कुछ ही नाम नजर आते हैं कॉर्पोरेट दुनिया में सक्सेसफुल लोगों के, क्योंकि ज्यादा तो अपनी जॉब कीप ऑन चेंज करते रहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डायनेमिक फंक्शन। हमको कैसे लोगों को अपने यहां रिटेन करना है ताकि हमारा लेबर टर्नओवर कम से कम हो। कोई सैलरी 5% बढ़ा के देता है ना, एम्प्लॉय चेंज कर देता है जॉब। समझना क्या? बट पहले क्या था? लॉयल्टी थी कि भाई इस एम्प्लॉयर ने मेरे को तब पहचाना जब मेरे को कोई जानता ही नहीं था। तो इट इज बेटर किसी के साथ टिके रहो। बट आज ऐसा है चलन? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पापा ने 2 टॉफी दिखाई, आप उनके सगे हो गए, मम्मी ने 3 चॉकलेट दिखाई, आप उनके सगे हो गए, चाची ने गिफ्ट हैम्पर दे दिया, पापा मेरे को भूल गए। तो लॉयल्टी खत्म हो चुकी है। अब वो 92.7 लॉयल्टी टेस्ट मत करा लीजिएगा। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब पूरे बिजनेस को 0 करना है एक दिन? नो, यू हैव टू अचीव ईदर गुड प्रॉफिट्स और हाई वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यूज। गॉट इट? इनटैंजिबल फोर्स, क्या मैनेजमेंट नजर आता है? रूल्स पॉलिसीज ऐसी बन जाती हैं जिससे हमारे एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट हो जाता है। ऑल परवेसिव, सब लोग परवेज मुशर्रफ बन गए? नो, नहीं, मल्टी डायमेंशनल तो हो ही गया। ऑल परवेसिव का मतलब है एट ऑल लेवल्स एंड इन एवरी टाइप ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन, काफी कुछ इससे मिलता जुलता है। समझ में आ गया? ऑल परवेसिव आप ये भी बोल सकते हैं, इट प्रिवेल्स ऑलवेज, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह। तो 2-3 पॉइंट्स में काफी हेयरलाइन डिफरेंस है, तो उनको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो केस स्टडी में निपट जाएंगे आप। ओके, सबने पॉइंट्स कॉपी कर लिए? चलिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये क्या होता है सर? मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसका क्या मतलब है सर? सारे लोग ऑपरेशन करेंगे ऑपरेशन थिएटर में? अरे नहीं भाई, परचेज का काम, सेल का काम, फाइनेंस का काम। परचेज डिपार्टमेंट का काम होगा दैट द बाइंग प्राइस शुड बी चीपेस्ट और एक्सपेंसिव, चीपेस्ट। सेल्स डिपार्टमेंट का काम होगा रेवेन्यू शुड बी हाईएस्ट, आई रिपीट, रेवेन्यू शुड बी हाईएस्ट। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होगा जब फंड्स का रिक्वायरमेंट हो तब फंड्स आ जाए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी आर गोइंग टू पे शुड बी लीस्ट, एंड इसका रीपेमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि हमारे ऊपर डेट ऑब्लिगेशन बहुत समय तक ना रहे। सो अगर आपने ये काम कर लिया, मल्टी डायमेंशनल का मतलब हर सेगमेंट ऑफ द बिजनेस में यू मैनेज द थिंग्स। तो इनका काम है सस्ता खरीदो, इनका काम है महंगे में बेचो, और इनका काम है टाइम पे चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड्स लेके आओ। समझ गए? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मोटिवेट करें सो दैट देयर एफिशिएंसी लेवल शुड बी चिल्ड्रन हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट। एंड सी टू इट कि जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हम रेंडर कर रहे हैं, एंड तक कस्टमर को सेटिस्फाई करें, नाराज नहीं करें। बिकॉज एक अच्छा कस्टमर एक अच्छा लेके तो नहीं आएगा, बट एक दुखी कस्टमर 10 को ले जाएगा। यहाँ पे मेरी एयरटेल वाली केस स्टडी काम आती है, मेरी पर्सनल केस स्टडी है। लास्ट ईयर हमारा इंटरनेट का कनेक्शन 2 दिन का कट गया, तो मैंने एयरटेल वालों खूब भड़काया, खूब भड़काया। वो कहने सर एक बार स्विच ऑन ऑफ करके देख लीजिए। मैंने कहा तार टूटी है बेवकूफ, स्विच ऑन ऑफ क्या करंट मेरे मुंह से निकलेगा? समझ ही नहीं रहे हैं। कह रहे सर एक जगह और प्रॉब्लम है, पहले वो सही हो जाए फिर आपकी प्रॉब्लम सही कराएंगे। अगर आपकी वायर लगवा भी दी, पीछे से कनेक्शन आ ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा अजीब बेवकूफ बनाए पड़े हैं। 2-3 दिन तक मेलबाजी वगैरह सब हुई, 2.5 दिन नेटवर्क बंद रहा। फिर मैंने बोला कि भैया आई कॉट होल्ड ऑफ अ पर्सनल पर्सन, मैंने 200 रुपए दिए और तब जाके मैंने वायर जुड़वाई। आपका आदमी कह रहा था मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो आप मेरे को सो कॉल्ड इसका कॉम्पनसेशन दीजिए, और नहीं तो मैं जा रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट। मेरे को वहां से मेल आ गया कि भाई 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी आपके खाते में क्रेडिट किया जाता है, और 14 दिन आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाती है। तो मेरी वैलिडिटी बढ़ गई। इट इज व्हाट? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। आप कितना भी वो ऑपरेटर आंटी को बोल लीजिए, उनको बैठाया ही सुनने के लिए जाता है, उनका काम ये सुनना। वो भी एक कान में ईयरफोन लगा गाना सुन, दूसरे में आपकी बात। तो दिस इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल बेसिकली। समझ गए मल्टी डायमेंशनल का मतलब? चलो चलिए, सो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। एक डायग्राम और था यहाँ पे भी आया था, लगता आएगा, हाँ। सो कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट टू डू इज प्लानिंग, चीजों को इकट्ठा करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, जितने लोगों का रिक्रूटमेंट होना है, ट्रेनिंग होनी है, टाइम टू टाइम इनका डेवलपमेंट होगा, इट इज ऑल कॉल्ड एज स्टाफिंग। हु इज सपोज टू डू विच टाइप ऑफ वर्क व्हेन एंड हाउ, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग। काम जितना बताया था उससे कम हो रहा है तो चूड़ी टाइट करनी पड़ेगी, काम ज्यादा हो रहा है तो थोड़े दिन के लिए फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? कंट्रोलिंग। तो ये सारे फंक्शंस अपनी जगह सही पे सही सही परफॉर्म होते रहे बच्चों। दिस इज द ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ में आ गई बात? पक्का? ग्रुप एक्टिविटी, एवरी एम्प्लॉय वांट्स कि उसकी सैलरी हाई हो, बढ़ जाए, ज्यादा ना हो, बढ़ती रहे। एज वेल एज अच्छा काम कर रहा है तो प्रमोशन भी हो, एज वेल एज टाइम टू टाइम उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए हम हमेशा सो कॉल्ड मोटिवेट करते रहे। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, आईसीआईसीआई बैंक्स कोलैबोरेट करते हैं एनआईएसएम जैसे इंस्टीट्यूशंस को कि हमारे एम्प्लॉयज को नए फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे ट्रेनिंग दी जाए। काफी कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज को भेजा जाता है, आईएम्स वगैरह। इवन जो टेक्निकल फील्ड को बिलोंग करते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको आईआईटीज भेजा जाता है। फॉर व्हाट पर्पस चिल्ड्रन? लर्निंग। एक एग्जांपल आपको और देता हूं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है चिल्ड्रन, आपने नाम सुना होगा बीटेक मैकेनिकल, सुना है? सुना है? जो लोग बीटेक मैकेनिकल कर लेते हैं और अगर उनको दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जॉब चाहिए, किस चीज का?
मान लीजिए ड्राइवर का, तो आईआईटी दिल्ली में एक 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स चलता है, और इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने की एलिजिबिलिटी बीटेक फ्रॉम मैकेनिकल और टेक्निकल फील्ड के लोगों को ही होती है। तो ये फ्री का कोर्स है पूरा। जब आपको दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हायर करता है तो आईटी दिल्ली भेजकर आपको 6 महीने का मेट्रो रेल ऑपरेशंस का स्पेशल कोर्स करवाया जाता है, ताकि आप मेट्रो रेल को मैनेज कर पाए। और मेट्रो की ड्रेस कहां से बन के आई है पता है आपको? एनआईएफटी से चल रहा है। अब लोग कहेंगे सर आपको ज्ञान कहां से मिला? अगर आप कभी न्यू दिल्ली गए हो तो जो मेन रेलवे स्टेशन है राजीव चौक का, बच्चों उसी का अगला स्टेशन, मतलब टूवर्ड्स आप नॉर्थ शायद आएंगे बंगला साहिब गुरुद्वारे की तरफ, तो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है, वहां पे मेट्रो म्यूजियम है। तो जब मैं कभी दिल्ली वगैरह गया था उस जमाने में, तो मैंने विजिट किया, एक चीज वहां पे पढ़ी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं वहां से लेके आया हूँ। सो अपने एम्प्लॉयज को हम लर्निंग कैपेबिलिटीज दे रहे हैं कि वो और अच्छा कर पाए। तो सर फायदा क्या, बीटेक में ये सब नहीं पढ़े क्या? अब बीटेक में कोई मेट्रो ट्रेन थोड़ा सिखा देगा आपको, वो तो एक कोर्स स्ट्रक्चर है। आई रिपीट, आपको टीचर ग्रामर पढ़ाता है, लैंग्वेज पढ़ाता है, ऐसे तो आप खुद लिखना सीखते हैं ना, या उसकी ट्रेनिंग देता है टीचर अलग से। ग्रामर वाला टीचर थोड़ा उस टाइम वो देगा, वो बाद में की जाएगी ट्रेनिंग, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाया जाएगा। तो बीटेक इज पार्ट ऑफ स्पीच, और आईटी दिल्ली का ये कोर्स इट इज कॉल्ड एज एसे राइटिंग। समझ में आ गया? तो सर जरूरत क्या है, अब ये तो फिर कोर्स बंद हो जाएगा। मेट्रो दिल्ली में स्टार्ट हुआ, मुंबई कोलकाता हर जगह धीरे धीरे है, आने वाले 20-25 साल 30 साल में इंडिया में शायद हर शहर में होगा। तो ड्राइवर चाहिए कि ऑटोमेटिक चलेगी गाड़ी? ड्राइवर चाहिए। तो इसीलिए आईटी दिल्ली को बोला गया कि आप अलग से 3-4 क्लासरूम्स स्टैब्लिश करिए, प्रोफेसर्स को लाइए, कुछ अपने लोग हम भेजेंगे, वो सब मिलकर पढ़ाई करवा देंगे। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए, सो कॉमन गोल बिजनेस का क्या है भाई? कि सेल ज्यादा हो, रेवेन्यू ज्यादा हो। एम्प्लॉय क्या चाहता है? सैलरी बढ़े, प्रमोशन हो, और पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? झटपट लिख लीजिए। लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। डायनेमिक फंक्शन, मैकडॉनल्ड आलू टिक्की, फिर से बताऊं इसकी स्टोरी? ये स्टोरी लोगों ने सुनी है, चलिए अच्छा बताता हूं 1 मिनट के अंदर। मैकडॉनल्ड इंडिया में जब आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत 1993 में चिल्ड्रन, ये अपनी टिक्की में पंपकिन देते थे, कद्दू, और टोटल बकवास बर्गर। हिंदुस्तानी आदमी फूल जाएगा बर्गर खा के, बर्गर की तरह, बट खाएगा उसमें आलू की टिक्की। फ्लॉप हो गई ये। मैकेंजे वालों से उन्होंने रिसर्च कराई, तो मैकेंजे ने बोला भैया यहाँ का टेस्ट फर्क है, यहाँ पे क्या लॉन्च करना पड़ेगा? आलू टिक्की। तो आलू टिक्की आपको ये इंडियन कॉन्टिनेंट में, और थोड़ा सा मेरे को लगता है पाकिस्तान में, पता नहीं है कि नहीं, भगवान जाने, आई हैव नेवर बीन देयर, तो पता लगता है वापिस ही ना हो पाए, क्लास सभी की ऑनलाइन हो गई। ओके, और बाकी नेपाल वगैरह में आलू टिक्की आपको मिल जाएगा, बट यूएस में आपको आलू टिक्की नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो मेनी अ टाइम्स आपको लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, वहां की प्रोफाइल के हिसाब से सामान बेचना पड़ता है। इसी तरह आप अगर मुंबई जाएं तो वहां पे कंपेल्ड है मैकडॉनल्ड्स कि जितना डिस्प्ले होगा इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भाषा में भी होगा। बट हर शहर में ऐसा मैकडॉनल्ड्स के साथ नहीं है, उनका डिस्प्ले कुछ जगहों पे तो सिर्फ इंग्लिश में ही है। बट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हमारे यहाँ कैफेटेरिया तभी खुलेगा जब आप इंग्लिश के साथ साथ मराठी भाषा तो दूर की बात है, हिंदी में भी डिस्प्ले करें। उनकी हिंदी थोड़ी अलग होती है, वो पुलिस को ऐसे लिखते हैं, पुलिस स्टेशन। तो ऐसे ही मैकडॉनल्ड भी वहां ऐसे ही लिखा गया है। मैं पूरे मुंबई के मैकडॉनल्ड तो नहीं गया, वो जो ताज के पीछे है, क्योंकि ताज में खाने के पैसे नहीं थे मेरे पास, कफ परेड में मैं वहीं गया था। तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया, कह रही चलो अच्छा मैं कभी चलूंगी तुमको ले चलूंगी। मैंने कहा तुम लोग तो फ्री को खाने को मिलता है। कह रही नहीं मैं ढाबे में मैंने चाय नहीं पी, मैंने कहा उसमें मैं पिला दूंगा तुमको, भाई कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं, तो आप सड़क पे थोड़ा खड़े होकर चाय पियेंगे, बेइज्जती होगी। हम लोग का क्या है, कहीं भी चले, कह रहे स्टूडेंट का वेंचर था। गोल ओरिएंटेड चिल्ड्रन, स्कूल का गोल क्या है बच्चों? फीस बढ़ा दें, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा, गॉट इट क्लियर? और मोबाइल कंपनी क्या गोल है? 49 रुपए के टैरिफ से 720 पे आ जाए, 1400% की ग्रोथ पिछले 5 साल में, 7 साल में। तो मोबाइल कंपनी चाहती है कि कम से कम कॉस्ट, और स्कूल चाहता है ज्यादा से ज्यादा। मेरा गोल क्या है? एमसीक्यू और असर्शन एंड रीजनिंग जिसमें बच्चे निपटते हैं, उसके टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा बनाए। अब यहाँ बच्चे कहेंगे सर आप बेईमानी कर रहे हैं, 11वीं में आप हमारा टेस्ट लिए नहीं, इस तरह का कम लिए थे, अभी से स्टार्ट हो चुका है क्योंकि चलन थोड़ा सा बढ़ रहा है। समझ में आ गया? तो डोंट वरी, आपका मैक्रो का तो एक चैप्टर का मैंने बना दिया है, अब बस इसी पे लगना है, और इस हफ्ते तक ये भी मिल जाएगा आपको। गोल समझ में आ गया?
मम्मी का गोल क्या होता है छोटे बच्चे के प्रति? ज्यादा से ज्यादा पेट उसका भर दो। आपका गोल क्या होगा कि हमारे मार्क्स ज्यादा है, परसेंटेज बढ़ जाए। एक और गोल है आपका, हमारे कॉम्पिटिटर दोस्त के मार्क्स, तो ऐसे दोस्ती पूरी है, भयंकर दोस्ती है। अच्छा, इसके मार्क्स ज्यादा आ गए, समझ में आ गया। लड़के कोई समस्या नहीं, 40 40 40 भी तीन का आ गया, गर्व से बताते हैं 100 में 120 पाए तीन मिला के। और लड़कियों में एक का 98 आया, एक में 99 आया, कट्टी। कभी उल्टा नहीं होता, लड़के हमेशा 33 वाले तीन दोस्ती कर लेंगे, बट 299 वाली लड़कियां कभी दोस्त हो ही नहीं सकती। अरे जग जाहिर है, अरे जग जाहिर, अरे जग जाहिर है भाई। केकई को राम जी पसंद नहीं आए भाई, और दूर तक जाने की जरूरत नहीं। चलिए, लिख दिया बच्चों? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, डायनेमिक फंक्शन। नहीं नहीं, ये सो कथन मेरा नहीं है, ये कथन काफी एक्सपीरियंस। तभी तो जलन नहीं है ना, अगर दोनों में ज्यादा आ जाए किसी के। अच्छा, इसके कम आ गए, मेरे ज्यादा आ गए। लड़कों में नहीं होता, बेचारे होते दलित टाइप के हैं, दे प्रिपेयर फॉर रैंक 2 ओनली। चलिए भाई, मैं अपनी बात पढ़ रहा हूँ, अपनी बात पढ़ रही है। गोल ओरिएंटेड समझ में आ गया? गोल ओरिएंटेड समझ में आ गया। तो जब मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में स्क्रीन लगवाई, तो भाई सोचा बड़ी स्क्रीन लगवाएं ताकि दूर से भी अंधों को नजर आ जाए। जिनकी क्लास छूट जाए कोई बात नहीं, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड है, कि बाद में मेरी बकवास को ठीक से सुन ले। समझ में आ गया? और एक दो बच्चों को मैंने देखा टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए मैक्रो का, उनके फुल मार्क्स आ गए, घर वालों को दिखाने के लिए। पहले तो मेरी खोपड़ी झरना गई, फुल कैसे आया? फुल तो मैं अटेम्प्ट करूं, मेरा ना आए, कहीं ना कहीं तो गलती होगी। पहले पेपर में आलतू फालतू टिक क्रॉस कर दिया, सारे आंसर्स डिस्प्ले हो गए, फिर से अटेम्प्ट किया, वही वही आंसर लिख के, तो फुल आ गया। तो फुल नहीं आया, दे आर फूल्ड एक्चुअली। ओके, तो भाई आपके मार्क्स देख के मैं क्या कर लूंगा? आप अपने आप को ही डिच कर रहे हैं। गोल ओरिएंटेड। इनटैंजिबल फोर्स क्या आप देख सकते हैं? नो। एक गाना आया था बहुत पहले, बॉलीवुड में, मुकाबला, उसमें गर्दन नहीं थी ना, मेरे को याद है इंटेंजिबल फोर्स। ये किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है चिल्ड्रन? गूगल। कैसे आप पहचान गए? तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को समझ लिए सराखों पे रखते हैं, तो इनका एम्प्लॉय उनकी चिंता करता है। जो परेशान करते हैं उनका एम्प्लॉय उनकी चिता जलाने की कोशिश करता है। तो अक्षय कुमार जी का वो राउडी राठौर का गाना था ना, चिंता चिता, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन पे ही बेस्ड है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? तो अगर एम्प्लॉय हैप्पी है तो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगा, एम्प्लॉय नया आइडिया लेके आएगा। आप एम्प्लॉय को ठीक से सैलरी देते नहीं हो, एम्प्लॉय कहेगा काम मैं उतना ही करूंगा जितने मिलने वाली तनख्वाह ज्यादा लगे। समझ में आ गया? काम उतना करेगा जितने में उसको मिलने वाली तनख्वाह ज्यादा लगे, मतलब जितना काम करना है 70% करेगा बस, ताकि गर्व से बोले मेरी सैलरी बहुत ज्यादा है। सैलरी तो उतनी है बट मैं काम कम करता हूँ। समझ गए इस बात को? तो गूगल एम्प्लॉयज क्यों इतने हैप्पी रहते हैं? आप ऑफिस आ जाइए, घर में कुछ हो जाएगा हम झेल लेंगे। बच्चे का एडमिशन, नेम द स्कूल हो जाएगा वहां पे। नहीं करेगा स्कूल एडमिशन, बटन बंद कर देंगे, चलाओ बेटा इंटरनेट। इज दैट क्लियर? आप गूगल के एम्प्लॉय हैं, किसी ताज वगैरह कहीं चले जाइए और बोलिए आई एम गूगल एम्प्लॉय, 25% फ्लैट डिस्काउंट मिलता है आपको होटल बुकिंग पे, हर जगह, क्योंकि आप गूगल के एम्प्लॉय हैं, एचसीएल के एम्प्लॉय हैं, हम सो कॉल्ड कोटक के एम्प्लॉय हैं, हम आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉय हैं। और अगर गलती से बोलते हम पंजाब नेशनल बैंक के एम्प्लॉय हैं, हम तुम्हारे लाइक निकल जाए ऐसे, तुम लोग बड़ा परेशान करते हो हम लोग को बैंक में। तो एम्प्लॉयज को ये सब एडवांटेजेस भी मिलते हैं। समझे इस बात को? ऑल परवेसिव, टाटा मोटर्स हो, एचडीएफसी बैंक हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, रेड क्रॉस सोसाइटी हो, हेल्पेज इंडिया हो, क्राई चाइल्ड रिलीफ एंड यू, मोदी जी की बीजेपी पार्टी हो, सोनिया मौसी की वो कांग्रेस हो, या अखिलेश जी की वो बीएसपी हो, या बीएमडब्ल्यू नाम सुना ही होगा, बहन मायावती, इनकी बीएसपी गवर्नमेंट है, मतलब बीएसपी पार्टी है। हर जगह मैनेजमेंट हैज टू बी डन चिल्ड्रन। अगर इन चीजों में थोड़ा सा आपको शक लग रहा है कि सर पॉलिटिकल पार्टी कैसे मैनेज करती है, तो आपने राजनीति मूवी अजय देवगन जी की देखी होगी, कैसे इलेक्शन जीतने के लिए, वोट बैंक वगैरह के लिए, वो आजकल भी आप देखते होंगे मूवी लॉन्च कर दी कोई, तो आप किसी पार्टी की तरफ इंक्लाइन कर गए, यस और नो? तो दे ऑल्सो डू व्हाट दे डू, मैनेजमेंट। पिछले इलेक्शन का डेटा उठाओ, कहां से हमारे कैंडिडेट्स हारे थे, हमारी पार्टी को टोटल वोट्स में से कितने वोट मिले, गॉट इट क्लियर? मेल्स ने ज्यादा वोट दिए या फीमेल्स ने, गॉट इट क्लियर? क्यों वोट नहीं मिले, चलो घर घर चल के बात करते हैं, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं कि भाई इस साल हमारी पार्टी को जितवा दो, सर की क्लास में 50% फीस डिस्काउंट दिलवा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया?
एवरीवेयर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड चिल्ड्रन। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। शोषण होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। तो भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो मेरे को 2 ही 3 समझ में आते हैं, सेल बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ जाए। सोशल, बढ़िया ग्रेचुटी का पेमेंट, बढ़िया प्रोविडेंट फंड, बढ़िया वर्किंग कंडीशंस। पता लगा टीचर बेचारा पढ़ा रहा है, क्लास में तो गर्मी है, बाद में उसको बोले कि तुम बाथरूम के बाहर ही बैठ जाओ स्टूल लगा के, स्टाफ रूम नहीं है। स्टाफ रूम में बढ़िया एसी वेसी लग गया, एप्पल का लैपटॉप दे दिया हर टीचर को, मान लीजिए, नहीं मेरे वाले में सिर्फ स्टिकर लगा, एप्पल का है नहीं। गॉट इट क्लियर। उसके बाद टीचर को घर से लाने के लिए, घर छोड़ने के लिए गाड़ी दे दी, जल्दी ना भाग जाए टीचर, गाड़ी अपने समझ जाएगी। लेग मसाजर दे दिया, समझ में आ गया। पूरे परिवार को अस्पताल में जमा कराना, उसका खर्चा इंश्योरेंस फ्री। तो जब इतनी सहूलतें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, तो एम्प्लॉय भी समझ लीजिए बच्चों, नस काटे छोड़ के सारा काम करेगा, चांद से तारे भी तोड़ लाएगा। इज दैट क्लियर? नहीं समझे? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉय क्या चाहता है कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो। जो एम्प्लॉय चाहता है वो अगर हो तो पर्सनल, उसी को अगर ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर दे, उसके साथ साथ हम अपने ही लोगों को ज्यादा इंप्लॉयमेंट दें। आई रिपीट, अपने लोगों को ज्यादा। टाटा वाले चाहते हैं विमेन एम्पावरमेंट हो, तो भाई हर साल जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें 70% गर्ल्स को हायर किया जाएगा, 30% बॉयज को हायर किया जाएगा। दिस इज व्हाट सोशल ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गया? अब महाराष्ट्र में मान लीजिए टाटा का कोई प्लांट है, तो भाई महाराष्ट्र के लोगों को ज्यादा हायर करो। गुजरात में टाटा वालों ने प्लांट सेटअप कर दिया, तो भाई गुजराती भाई बहनों को थोड़ी ज्यादा तवज्जो दे दो, ताकि उस स्टेट का डेवलपमेंट ज्यादा हो। तो जब आप सोसाइटी के लिए बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोशल ऑब्जेक्टिव। समझ में आ गया? आपने शायद ये सुना होगा बच्चों, ये इलाहाबाद लखनऊ के बीच में एक जगह है रायबरेली, तो वहां पे एक एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो वहां पे स्कूल चलता है और उसको बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट का स्कूल है, मतलब स्कूल में सिर्फ प्रोजेक्ट बनवाया जाता है बस। अरे ना भैया, ये जो पावर कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट है, इन्होंने ही गवर्नमेंट से फंडिंग लेके एक स्कूल खुलवा दिया। अब मान लीजिए एनटीपीसी में 1000 एम्प्लॉइज आर वर्किंग, एवरेज मान लीजिए एक एम्प्लॉय के 2 बच्चे हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? 2000। उन सबको इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा, फीस देनी पड़ेगी। अब स्कूल में तो 5000 बच्चों के पढ़ने की कैपेसिटी है, अगल बगल के 3000 बच्चों को और एडमिशन मिल जाएगा। तो ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। केंद्र विद्यालय प्राइमरली इंडिया में इसीलिए खोले गए थे कि आर्मी पर्सोनल कीप ऑन शिफ्टिंग, देयर जॉब्स ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो भाई उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिलेगा नहीं, सीट्स आर ऑलरेडी फुल। तो केवीज को बेसिकली इसीलिए खोला गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी जब सीट खाली होती है तो डिफेंस पर्सोनल के बच्चों को ही एडमिशन मिलता है। उसके बाद अगर सीट खाली हो गई तो अगल बगल मोहल्ले से मुन्ना का बेटा, राजू की मम्मी कोई एडमिशन ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट चिल्ड्रन? ये ज्ञान काम आएगा कल को कहीं डिबेट डिबेट भोगने का मौका मिला अगर आपको, तो मतलब बोलने का मौका मिला तो। चलिए, तो ये तो आपने पढ़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स 11th क्लास में भी। चिल्ड्रन, बिजनेस किस लिए काम करता है? सरवाइव कर पाए लॉन्ग टर्म तक, उसके लिए क्या चाहिए? और तभी वो कर पाएगा व्हाट चिल्ड्रन? ग्रोथ। तो सो कॉल्ड दे विश कि वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू अर्न करें, वेस्टेज कम से कम हो, कॉस्ट कम से कम हो, ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, एंड दे कैन कॉन्फिडेंटली मैनेज रिस्क। मैं होटल इंडस्ट्री की बात करता हूं। होटल का जो पीक सीजन होता है वहां तो बुकिंग होती है, जब खाली सन्नाटा रहता है, राजस्थानी फूड फेस्टिवल लगा दो, किसी की एग्जीबिशन सजवा दो यहाँ पे, उस टाइम पे थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट हो जाए। गॉट इट क्लियर? दे वांट कि इनकी सेल्स वॉल्यूम बढ़े, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े, आईपीओ वगैरह लॉन्च करते रहते हैं, ताकि पैसा ज्यादा आएगा तो और ज्यादा पैसा लगाकर हम अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। समझे बात को या नहीं समझे बात? इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये जो कंपनी शेयर बेचती है, व्हाट इट इज, अभी पढ़ेंगे फाइनेंसिंग वाली यूनिट में। सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इनको आप बच्चों इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। आई रिपीट, बिकॉज ऑल आर डायरेक्टली और सुपर इनडायरेक्टली लिंक्ड समवेयर विद मनी ओनली। तो आप ऑर्गेनाइजेशनल भी लिख लीजिए और इसको इकोनॉमिक भी लिख लीजिए। ओनली कॉपी द पॉइंट्स, नोट्स में टेक्स्ट है आपके पास। सोशल ऑब्जेक्टिव्स आ गया बच्चों। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कभी सैमसंग के स्टोर में गए हो तो वहां एक डब्बा बना होता है और वहां एरो बना होता है और लिखा होता है थ्रो योर मोबाइल फोन है फॉर रिसाइकलिंग पर्पसेज। हिंदुस्तानी आदमी पगला गए हो, कैश भाई भेज देंगे 1500 रुपए का। इज दैट क्लियर?
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किसको दी जाए? गरीब लोगों को, जिनको उसकी जरूरत है। बेसिक एम्यूनिटीज बच्चों को दी जाए, स्कूल एंड क्रैच। क्रैच पता है ना क्या होता है? सर बच्चे ने मम्मी एक बार छोड़ गए, टीचर दांत काट लिए थे, टीचर भी अपना बच्चा घर छोड़ गए हमारे। तो गूगल वगैरह में ऐसा है, सवेरे अपने मैले कुचैले कपड़े ले जाइए, अपने छोटे बच्चों को ले जाइए, वहीं टिपी टिपी पी पी करके रोएंगे, उनको संभालेंगे, आप भी पीस ऑफ माइंड एकदम, वहां जाके बढ़िया प्रोग्राम बनाइए। इन दैट केस सो कॉल्ड आपकी मेंटल सेटिस्फैक्शन 100% हो गई है। बच्चे का कैसे स्कूल में एडमिशन कराएं, छोटा बच्चा है तो कहाँ पे बेबी सिटर आएगा, तो इन दैट केस ये ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर ऑफ यू वेरी प्रॉपरली। खाना भी घर से बनवाने की जरूरत नहीं है, उनके पास बढ़िया कैंटीन होती है, वहीं पे आपको फ्री में नाश्ता भी मिलेगा, दिन का खाना भी फ्री में मिलेगा, रात का डिनर तब तक तो सर घर आने की बात हो जाती है। इवनिंग में जो नाश्ता मिलेगा, इतना सैंडविच चबा लो कि रात को घर में डिनर की जरूरत हो ही ना। ये दलिद्रापा अनमैरिड गर्ल्स एंड बॉयज करते हैं, समझना क्या? मेरे भी एक दो जानने वाले रिश्तेदार थे, वो सवेरे ऑफिस 8 ही बजे चले जाते थे, शिफ्ट 10 बजे स्टार्ट होती थी, ऑफिस घर से 15 मिनट की दूरी पे वॉकिंग था, गाड़ी वाड़ी से जाए यूएस में। तो मैंने पूछा अंकल से, वाई ही गोज सो अर्ली? कह रहे नाश्ता मिलता है सुबह, 10 बजे वाले को नाश्ता नहीं मिलता, मतलब 9:30 के बाद नाश्ता उड़ जाता है, तो आपको उससे पहले पहुंच जाना है। तो घर से भाई साहब 7:45 ही निकलने, बढ़िया 8 से 9 खाते थे वहां बैठ के, इतना खाते थे कि दिन में भी ज्यादा खाने की जरूरत ना हो। शाम का खाना 4 बजे तक वहां लगता था, तो 4 बजे खाना खाते थे, ऑफिस निपटा के 6 बजे घर, नाश्ता साथ में लेते हुए। गॉट इट? तो ऐसे बहुत आप भी करेंगे ये तो हरकतें, परेशान मत होइए। एंड देन चिल्ड्रन, एनवायरमेंट फ्रेंडली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सैमसंग इस बात को क्लेम करता है कि 90% हम अपने मोबाइल फोन में जो मटेरियल यूज करते हैं, इट इज ऑल, हिंदी में कबाड़, अंग्रेजी में हाई फाई कर दे, रिसाइकल्ड। व्हाट? रिसाइकल्ड, बिकॉज इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कार्बन एमिशंस ज्यादा होंगे। समझ गए इस बात को बच्चों? चलिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर जिम विम दे देंगे एम्प्लॉय को? एम्प्लॉय को वर्किंग कंडीशंस अच्छी दी जाए, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो, सैलरी, और सर पर सर 10 रुपए की आती है पर्क तो? भैया पर्क शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है परक्विजिट्स। क्या है? परक्विजिट्स। ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनाइजेशन में सबको जो पैसे मिलते हैं दैट इज नोन एज अलाउंसेस, जो कुछ लोगों को मिलते हैं इट इज नोन एज परक्विजिट्स। इनकम टैक्स में टीचर आपको आगे ज्ञान देगा किस पे कैसे टैक्स देना है, याद कैसे करेंगे। अवेलेबल टू ऑल अलाउंस, पर्सनल बेनिफिट टू एन एम्प्लॉय, आपकी शक्ल अच्छी लग रही है, इट इज परक्विजिट। जमादार से लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर तक सबको महंगाई भत्ता मिलता है 25% का, जिसकी जितनी सैलरी प्लस 25% और, दैट महंगाई भत्ता इज डियरनेस अलाउंस, सबको मिलेगा। गाड़ी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर और उनसे ऊपर वालों के लिए है, जमादार और चपरासी के लिए नहीं है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? परक्विजिट। हाईकोर्ट के जज साहब को गार्डनर मिलता है घर में, इट इज अ परक्विजिट। बट हाईकोर्ट के जो वकील होते हैं उनको ऐसा कोई गार्डनर, जो स्टैंडिंग काउंसिल भी होते हैं गवर्नमेंट लॉयर, ऐसा कोई गार्डनर नहीं मिलता। तो परक्विजिट इज पर्सनल बेनिफिट, अलाउंस इज गिवन टू ऑल। तो एवरी एम्प्लॉय वांट्स कि मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक ठाक हो, हमको ठीक से ट्रीट किया जाए, सैलरी वगैरह ठीक ठाक मिलती रहे, तो वो भी एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। समझे इस बात को कि नहीं समझे? पक्का? चलिए, इंपॉर्टेंस चिल्ड्रन विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसके साथ हमारा चैप्टर का हो जाएगा राम राम सत्य।